नमस्कार फ्रेंड्स, पोटेंशियल आईएएस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने मुस्लिम को जो रिजर्वेशन मिली हुई थी, जो कि 4% रिजर्वेशन मिली थी कर्नाटका के अंदर, उसको स्क्रैप कर दिया गया है। तो एक बार फिर से रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो फिर से लाइमलाइट में आ गया है। और तो चलिए समझते हैं रिजर्वेशन की इसी को डिटेल में। तो जैसा मैंने पहले बताया कि कर्नाटका में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने 4% जो मुस्लिम को रिजर्वेशन मिली हुई थी अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर, उसको स्क्रैप कर दिया गया है। और उसका कहना है कि बैकवर्ड क्लास होना रिजर्वेशन के लिए जरूरी है, मुस्लिम होना या कोई रिलीजन के आधार पे हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। ये 4% जो रिजर्वेशन मुस्लिम को मिला हुआ था उसको हटाकर इसको लिंगायत और बोकालिंगा समाज के अंदर बांट दिया गया है और दोनों को 2-2% अभी रिजर्वेशन दिया गया है कर्नाटका के अंदर। इस पे कांग्रेस का कहना है, चूंकि अभी इलेक्शन होने वाला है कर्नाटका में, तो अभी दोनों पार्टियां अपनी जोर लगा रही है। इस पे कांग्रेस का कहना है कि जब वो सत्ता में अगर आते हैं तो वो 4% जो मुस्लिम कोटा है उसको फिर से रिस्टोर करेंगे। तो आइए समझते हैं एफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन क्या है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इसको लिया गया है और इसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से है, क्या बेसिस हो सकते हैं रिजर्वेशन के, क्या क्या जजमेंट आ चुके हैं पास्ट में मुस्लिम के रिजर्वेशन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट या डिफरेंट एजेंसियां जैसे गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर या सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है, तो हम इसको समझेंगे आगे। तो एफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है वैसे पॉलिसी या प्रोग्राम जो डिजाइन किए जाते हैं ताकि डिसएडवांटेज ग्रुप को एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट में एक हिस्सा मिल सके। और चूंकि वो पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन फेस किए हैं तो उनको इक्वलिटी पे लाने के लिए कुछ पॉजिटिव एक्शन लिए जाते हैं, जिसको हम लोग एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एफर्मेटिव एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन 15 के सेक्शन 4 और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 के सेक्शन 4 और आर्टिकल 16 के सेक्शन 4 में स्थित है, जो कि एक दो फॉर्म में है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशन और इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर सर्टेन डिसएडवांटेज ग्रुप। वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। यह प्रोहिबिट करता है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं होना चाहिए। इंडिया में एफर्मेटिव एक्शन जो है वो प्राइमरी रूप से जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, उनको लेकर बनाया गया है ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। लेटेस्ट डाटा के अनुसार ये जो सेक्शन है अभी इंडियन पॉपुलेशन का 40% आता है और ये अभी भी सिग्निफिकेंट बैरियर फेस करते हैं इन एक्सेसिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अभी भी ये पिछड़े हुए हैं कंपेयर टू अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम लाए हैं, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन, या फिर किसी भी प्रकार के अगर एंटरप्रेन्योरशिप होता है या स्किल डेवलपमेंट है उसमें भी रिजर्वेशन की व्यवस्था या की गई है। हालांकि यह सब जो अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम है उनको क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा है कि कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि इससे कास्ट बेस्ड डिवीजन और भी बढ़ी है और एक जो कास्ट खत्म हो जानी चाहिए थी सोसाइटी से वो अभी बरकरार है। यह रूट कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस नहीं करता है रिजर्वेशन। तो चलिए समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन को। तो इसको कुछ आर्टिकल की मदद से समझेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, जो कि है राइट टू इक्वलिटी को लेकर। इस आर्टिकल का कहना है कि हर व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज मिलेगी इंडिया के अंदर, और यह किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन देयर सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, और सभी लोगों को समान अधिकार और प्रिविलेजेज मिलेगी इन इंडिया। तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करती है, वही आर्टिकल 15 किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात करती है। इसका कहना है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हालांकि स्टेट को पावर यह दिया गया है कि वह स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए ताकि उनको एम्पावरमेंट दिया जा सके।
आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 15 जो कि प्रोहिबिशन और डिस्क्रिप्शन है, इसको ये तो किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या कोई भेदभाव को खिलाफ है, जबकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन आर्टिकल 15(4) के अंदर है, जो जिसमें कहना है कि स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड कास्ट आता है। यह एक टाइप से आर्टिकल जो कि आर्टिकल 15(1) है, जो कि किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने का प्रयास करता है, उसका एक एक्सेप्शन है। तो एफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन कहिए, वो इसी आर्टिकल के थ्रू आए हैं। ये इसमें यह कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस जैसे सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़े वर्ग को अगले स्टेट किसी स्पेशल प्रोविजन को लागू कर सकती है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करती है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किसी भी प्रकार का रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होगा। हालांकि यह आर्टिकल मेरिट के हिसाब से भेदभाव को लेकर नहीं कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई जॉब के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई किसी भी प्रकार के क्राइटेरिया कंडीशन बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 16 का एक एक्सेप्शन भी है, जिसमें यह कहा गया है कि ये आर्टिकल जो कि आर्टिकल 16 है, सरकार को यह नहीं रोकता है कि वो स्पेशल प्रोग्राम बना सके या किसी प्रकार के रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट और पोस्ट दे सके इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन, जिसमें लगता है सरकार को कि उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है सर्विसेज के अंदर। इस प्रोविजन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, जो कि हिस्टोरिकली रूप से डिसएडवांटेज रहे हैं ड्यू टू देयर सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस इन द सोसाइटी। तो सरकार, जो स्टेट है, वो एम्पावर्ड है टू टेक एफर्मेटिव एक्शन सो दैट उनको रिजर्वेशन मिल सके एजुकेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और उन्हें बेनिफिट ऑफ स्कॉलरशिप, फी वेवर या स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 16(4) गाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिजर्वेशन और एफर्मेटिव एक्शन को। अब चलिए समझते हैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है रिलेटेड टू रिजर्वेशन। तो सबसे पहला जजमेंट एम नागराज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के लैंडमार्क जजमेंट से आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने का एक जजमेंट था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, परंतु स्टेट गवर्नमेंट को यह चाहिए कि वो क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट करे, जिससे SC, ST या अदर कम्युनिटीज को के बैकवर्ड को साबित किया जा सके। किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन या एफर्मेटिव एक्शन देने से पहले सरकार को यह शो करना होगा कि थ्रू डाटा की रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज इन दोज काइंड ऑफ पोस्ट इज इनएडिक्वेट। इसमें सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन के कारण किसी भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन में इफिशिएंसी को इफेक्ट नहीं होने देना चाहिए। इसमें कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो क्रीमी लेयर ऑफ SC, ST कम्युनिटीज है, उनको उनपे रिजर्वेशन इन प्रमोशन अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो नागराज केस था, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन का इम्पोर्टेंस है, परंतु किसी भी प्रकार इससे इफिशिएंसी या मेरिट को कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। वही दूसरा जजमेंट जो है वो इंदिरा सानवी केस के माध्यम से आया था, जो मंडल कमीशन के समय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। इसमें OBC को जो 27% रिजर्वेशन दिए गए थे मंडल कमीशन के समय, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, इसको जारी रखने को कहा था, जबकि उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन होना चाहिए OBC के अंदर, और वही जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, उन्हीं को रिजर्वेशन की बेनिफिट मिलनी चाहिए। इस केस के अंदर रिजर्वेशन को कैप कर दिया गया था 50%। इसमें कहा गया था कि बेस्ड ऑन
कास्ट या बेस्ड ऑन किसी भी प्रकार का रेस के हिसाब से टोटल सीट का 50% से ज्यादा सीट रिजर्व नहीं हो सकता है। तीसरी जजमेंट जो रिलेटेड है वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजर्वेशन के केस में वो ईडब्ल्यूएस कोटा को चैलेंज करता हुआ एक पिटीशन आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। इसमें कहा गया था चूंकि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है जो है वो एससी एसटी ओबीसी को एक्सक्लूड करती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, तथा इसमें चूंकि 50% की जो कैपिंग की गई थी इंदिरा साहनी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको भी वायलेट करती है। इसलिए यह एक इनवैलिड कानून है जिसको स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जिसमें कहा गया था कि यह जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो किसी भी प्रकार का से इसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज नहीं करता है, और चूंकि जो 50% का सीलिंग है वो फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसको एक्सीड करना अ, किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर को डैमेज करने जैसा नहीं है। कोर्ट का यह भी कहना था कि इस अमेंडमेंट को ईडब्ल्यूएस को लेके ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी इसको स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम्स को लेकर क्या की हिस्ट्री है। तो सबसे पहली बात कि एक सचर कमेटी बनी थी 2005 में, जिसको कहा गया था कि वो मुस्लिम जो रिलीजन है उसके मानने वाले का सोशल इकोनॉमी और एजुकेशनल स्टेटस के बारे में स्टडी करे। तो इस सच कमिटी ने यह हाईलाइट किया कि एफर्मेटिव एक्शन को लागू किया जाए इन लोगों को लिए भी, क्योंकि मुस्लिम जो हैं वो सोशली इकोनॉमिकली और एजुकेशनली रूप से रेस्ट ऑफ द मोस्ट इंडियन सोसाइटी से पीछे है। इस कमेटी का मानना था कि जो मुस्लिम हैं वो लैग कर रहे हैं अदर कम्युनिटी से एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल इंडिकेटर के लिए। इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन देना का स्टार्ट किया मुस्लिम को इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हालांकि रिजर्वेशन पॉलिसी जो मुस्लिम के लिए थी कंट्रोवर्शियल हो गई। सबको कहना था कि रिजर्वेशन जो है वो रिलीजन के हिसाब से नहीं दिया जाना चाहिए, इसको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से देना जाना चाहिए। इसके पीछे इस कंट्रोवर्सी के पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन भी था। हम लोग जैसा जानते हैं कि ये जो भारत का डिवीजन का शुरुआत भी एक टाइप से मुस्लिम को अलग कंस्टिट्यूएंसी देने को लेके हुआ था। शुरुआत में ब्रिटिश ने मुस्लिमों के लिए अलग कंस्टिट्यूएंसी, कुछ और भी जातियां थी, कुछ और सेक्ट थे जिनके लिए अलग कंस्टिट्यूएंसी का एक रूपरेखा तैयार किया था और उसको लागू किया था, जो धीरे धीरे आगे बढ़कर एक टाइप से डिवीजन इन द सोसाइटी हो गया, जो बाद में डिवीजन ऑफ द कंट्री के रूप में सामने आया। इसको देखते हुए लोगों ने इसका विरोध किया कि जो हम लोग का जो रिजर्वेशन है उसको ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बजाय उसको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से किया जाना चाहिए। इसको लेकर कई जजमेंट भी आए जिसमें रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम को लेकर उसको और भी क्लेरिफाई किया, और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें कहा गया था कि जो रिजर्वेशन है वो सोनली ऑन द रिलीजन नहीं दिया जाना चाहिए, जब बल्कि इसको हम लोग बस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे ही देना चाहिए। 2010 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट का एक ऑर्डर को कैंसिल किया, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम को गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि रिलीजन के हिसाब से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाद में इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे दिया जाना चाहिए, ना कि रिलीजन के हिसाब से। इस तरह जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ऑफ द मुस्लिम एक इंडिया में हमेशा डिबेट और कंट्रोवर्सी का विषय रहा है, और डिफरेंट जजमेंट के और डिफरेंट इनिशिएटिव के को लेकर ऐसे कंट्रोवर्सी रहे हैं इंडिया में, जो कि सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटी ऑफ मुस्लिम्स को बढ़ाने में के लिए बनाए गए हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, जिसमें कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीजन को एक रिजर्वेशन का एक बेसिस नहीं मानता है,
किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एलोन नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट का कहना था कि नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास ने भी कभी मुस्लिम को एज अ बैकवर्ड क्लास आइडेंटिफाई नहीं किया है, इसलिए मुस्लिम को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन देना अ, किसी भी प्रकार से साइंटिफिक स्टडी या सर्वे पे बेस्ड नहीं है। तो बहुत सारे जजमेंट के माध्यम से, जो कि जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे, पिछले कुछ समय पहले देखे कि मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट हो या आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट का जजमेंट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, इसमें कहा गया है कि जो सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उन्हें ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और सरकार के ऊपर यह जिम्मेवारी है कि वो उसको साबित करे कि जो जिनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। क्योंकि संविधान में रिलीजन के हिसाब से, रिलीजन के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करना एक आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के अगेंस्ट है। देयरफॉर रिलीजन कभी भी किसी भी प्रकार का एफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन का बेसिस नहीं हो सकता। तो अभी भी यह टॉपिक एक डिबेट और की टॉपिक बनी हुई है, ये अभी डेवलप और भी इसमें डेवलपमेंट आ सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे इस टॉपिक को लेकर कभी, जब अगला कोई जजमेंट आता है या फिर देखते हैं कि कर्नाटका इलेक्शन के बाद अगर कुछ डेवलपमेंट होता है। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल पोटेंशियल आईएएस को लाइक, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो अगर पब्लिश होता है आपको उसका नोटिफिकेशन जाए, और अपने दोस्तों या फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।